देना होगा ना तो वहीं शुरू हो जाएगा बात। ठीक है सर। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश और इस बार मैं दे रहा हूं यूपीएससी का इंटरव्यू। ओके, वो तो बात की बात है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बीपीएससी मेंस जो 70वीं अभी होने वाली है उसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्त, जब हम लोग सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे मन में आता है कि हम लोग सिलेबस क्यों पढ़ें, है ना, कि अपन बीपीएससी का सिलेबस क्यों पढ़ें। तो सिलेबस पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमें जब सिलेबस पूरा देखते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो जाकर के हमें कहीं कहीं एक कंसिस्टेंसी मिलती है। हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम्स में क्या आ सकते हैं, क्या आना है और किस हिसाब से हमें अपने स्ट्रेटजी को वहाँ तक लेके जाना है और फाइनली हमें इंटरव्यू तक पहुँचना है। तो अपन इस वीडियो में यही देखेंगे कि नया सिलेबस जो 17वीं बीपीएससी का है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो अगर हम लोग पहला एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें 17वीं मेंस की, तो इसमें एक पेपर है जनरल हिंदी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। जीएस पेपर 1 और 2 पे हम लोग बाद में फोकस करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी जो है मैक्सिमम लोग तो जो जीएस पेपर पढ़ते हैं शायद वही रखते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स में सिर्फ 30% ही लाने हैं हमें। ओके, अब देखते हैं कि सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या होगा। ऑल दो ये क्वालिफाइंग पेपर है, अगर सामान्य हिंदी का पेपर हमसे नहीं निकलता है या फिर इसमें अगर हम 30% मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो फिर क्या होगा कि हमें हमारा जो कॉपी होगा या फिर जो GS1, GS2 या फिर निबंध वो चेक नहीं हो पाएगा। अब सामान्य हिंदी का सिलेबस देखें तो कोई खास नहीं है। निबंध लेखन जो 30 नंबर का सामान्य हिंदी का होगा हमारा, मैं इसमें मार्क करके देखता हूँ सर। पेन। ओके, सामान्य हिंदी में निबंध लेखन जो होता है वो 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद व्याकरण वो भी 30 मार्क्स का होगा हमारा। वाक्य निर्माण कहें या फिर वाक्य संरचना ये हमारा होगा 25 मार्क्स का। वाक्यांश यानी कि हमें एक कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा या फिर कोई पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, उस पैराग्राफ को शॉर्ट करना होगा, ये हमारा 15 मार्क्स के रहेंगे। इसी में हमारा मुहावरा भी कंसिस्ट रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 100 नंबर में 30 नंबर स्कोर करना अपने आप में तो बहुत ईजी काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं जीएस पेपर 1। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके लिए हमें अच्छी खासी तैयारी करनी भी होगी, क्योंकि जीएस पेपर 1 जो है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारा इंडियन हिस्ट्री रहेगा, जिसमें हमारा डीआई भी रहेगा, करेंट अफेयर्स के भी कुछ पोर्शंस रहेंगे एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर का भी रहेगा। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट, मेडावल एंड मॉडर्न हिस्ट्री तीनों रहेंगे यहाँ पे। और ख़ास करके हमें ध्यान देना है फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट्स लीडर, जिसमें कि गांधी, नेहरू एंड टाइगर एटसेट्रा जो भी हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, उनके बारे में रहेगा। नेशनल एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स अभी हो रहे हैं और उनका बिहार के साथ जो संबंध है वो हमें देखना है। अभी जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि अभी बिहार में इंटरनेशनल कबड्डी हुआ था वो देखना है, हॉकी जो हुआ था वो देखना है ना। तो ये सब हमारे करंट अफेयर्स में। अभी हमारे यहाँ के राज्यपाल भी चेंज हुए हैं, उनका क्या इनिशिएटिव्स हो रहा है वो सभी हम शायद इसमें देख पाएंगे। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में हम लोग देखेंगे कि बिहार में क्या क्या, बिहार का कल्चरल हिस्ट्री क्या रहा, बिहार में आर्ट्स क्या है नहीं है, वो सब हम लोग इसमें देखेंगे। अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं अपन, है ना। जीएस पेपर 2 के सिलेबस में मेनली हम लोग का है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग वैसे तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जो जितना कंसाइज हो सकता है उतना कंसाइज पढ़ने का, क्योंकि हमारे पास अभी समय का अभाव है, उतना टाइम है नहीं अपने पास, उतना समय है नहीं कि हम लोग इसको पूरा डीप में पढ़ सकें, या यूँ कहें कि लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ सकें, इतना समय तो है नहीं अपने पास। तो हम लोग ने इसको सॉर्ट आउट किया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको एक ओवरव्यू देख लेंगे, और एक गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट ऑफ द इश्यूज जो हैं अभी जो
वो देख लेंगे अपन। इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी में अभी करेंटली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, अमेंडमेंट जैसे सीएए हो गया या फिर एनआरसी हो गया, ये सब भी हम लोग थोड़ा सा रखेंगे। लास्ट टाइम यूपीएससी में क्वेश्चंस भी आए थे मेंस के लिए राइट्स इशू से, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी अपने आप में बहुत ही वास्ट है, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सिंघानिया या फिर किसी और बुक को रेफ़र कर सकें। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना सोर्स से सोर्स हो सकता पढ़ने का वो चलेंगे। तो हमने इसको किया है इशूज एंड चैलेंजेस में, और दूसरा है प्लानिंग, बजट एंड पब्लिक फाइनेंस। ये 2 टॉपिक्स हमें लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में ये 3 टॉपिक्स शायद अपने आप में एक वैल्यूबल पॉइंट्स होगा। इशू एंड चैलेंजेस, प्लानिंग, बजटिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। दूसरी बात आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो अभी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशन, इफेक्ट्स ऑन एवरीडे लाइफ, ये हो गए। अब ज्योग्राफी की बात आते हैं तो ज्योग्राफी में वैसे तो सिलेबस बहुत वास्ट है, ज्योग्राफी का बहुत ही बड़ा सिलेबस है ज्योग्राफी का, तो इतना कवर कर पाना इतना कम समय में संभव तो है नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम लोग ध्यान देंगे फिजिकल ज्योग्राफी पे, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ बिहार के जो भी महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं उसको भी हम पर ध्यान देंगे, जैसे कि अभी रैमसन साइट्स कुछ हुए हैं अपने, या फिर वाटर लैंड्स हो गए वो, या फिर हम लोग का इनलैंड वाटर हाईवेज की बात चल रही है वो हो गया, तो वो सब हम लोग एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई जीएस पेपर 1 में, जो मैंने पहले ही कहा था कि जीएस पेपर 1 हम लोग को बहुत ही भारी होने वाला है, इसमें इसका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं कि इसको हम लोग जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट में लाने का। तो पहला क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर। तो ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हमें उतना पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर हम लोग देखें तो लगभग मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी से हम लोग लेके चलेंगे इसको, हम लोग मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी से लेकर के चलेंगे अभी तक का, और कुछ खास देंगे हम लोग जो बिहार का जो भी हिस्ट्रीज रहा है, मॉडर्न हो या मेडाइवल हो, वहाँ से हम लोग लेके चलेंगे, जिसमें कि जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आई थी तो उस समय वेस्टर्न एजुकेशन पर उन्होंने फोकस किया था, तो उस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देंगे। फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार का रोल क्या रहा वो हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ मैंने पहले भी कहा था गांधी, नेहरू एंड टैगोर के बारे में भी देखना है एक बार हम लोग को। संथाल अपराइजिंग यानी कि जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में देखना है। 1857 बिहार, बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये सब हमें देखना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आपका क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, या फिर 38 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का आ सकता है। अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो मौर्य एंड पार आर्ट हो गया, या फिर पटना कॉलम पेंटिंग हो गया, ये सब हमें देखना है। इसके बाद डीआई का भी पोर्शन पेपर 1 में ही रहेगा हम लोग का। तो डीआई की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो डीआई बेसिकली होता क्या है कि हमारा एबिलिटी जो होता है कॉमन सेंस वो चेक करने के लिए मेनली होता है। तो बहुत ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन या बहुत भारी क्वेश्चन या बहुत टफ क्वेश्चन इससे रहने वाला है नहीं, है ना। तो बेसिकली डीआई जो हम लोग को देखना है, ये हमें देखना है कि अपना कॉमन सेंस से ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं डीआई को। डीआई 2 फॉर्म में आ सकता है। एक फॉर्म उसका ये भी हो सकता है कि हमें कंक्लूजन निकालने वाले क्वेश्चंस आ जाएं, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन से हमें कंक्लूजन निकालना होगा। उन्होंने कोई ग्राफ डाल दिया है, कोई डायग्राम डाल दिया, अब उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन सॉर्ट आउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया हमारे सर। पेपर 1 हमने लगभग फिनिश कर लिया। अब आते हैं ऐसे बीपीएससी में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा 300 मार्क्स का 300 मार्क्स का होने वाला है। ऐसे मेनली हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स में। अब 5 पार्ट्स में क्यों करेंगे, आइए इसको भी हम लोग एक बार देखते हैं कि ऐसे 5 पार्ट्स में क्यों हम लोग 2-3 तरह का ऐसे क्यों ना करें, हमें पूरे 5 तरह के ऐसे करने की क्या ज़रूरत है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसे 5 पार्ट्स में क्यों करें। तो अगर हम लोग देखें मोरल एंड फिलोसफिकल ऐसे, अगर इस बार यूपीएससी 2024 अगर मेंस के ने लिखा है, अगर आप लोग में से कोई भी अगर लिखे हैं मेंस में, तो आपको पता होगा कि फिलोसफिकल ऐसे था वहाँ पे, और ऐसे का टॉपिक था देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। हाइपोथेटिकल ऐसे ऑल्दो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन शायद
कभी ना कभी आ सकता है। अगर देख पाएँ तो ठीक है, नहीं देख पाएँ तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है इसको भी। लेकिन फिलोसफिकल एंड मॉरल ऐसे को तो मोर एंड लेस ज़रूर ही ध्यान में रखना है। दूसरा आता है ये वाला, ऐसे रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्यूशंस एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ बिहाव, है ना। तो ये ऐसे इस बार मुझे लग रहा है कि शायद इसमें से एक ऐसे शायद रहे। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में ऐसे, है ना। तो रिसेंटली ये अभी ट्रेंड में चल रहा है डिजिटल इंडिया का, इंडिया ऐसे, क्योंकि अभी क्या है कि जितना भी सोशल मीडिया हो गया या फिर आप जो भी कहें डिजिटल की तरफ जो जा रहे हैं, तो इसका ऐसे इस बार यूपीएससी में भी था, इस बार एक ऐसे था कि सोशल मीडिया से लोगों को छूटने का डर पैदा हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो हम लोग ऐसे में सिर्फ 3 पार्ट्स कर लेते हैं। पहला नंबर पे ये करते हैं हम लोग मोरल एंड फिलोसफिकल ऐसे। दूसरा नंबर पे हम लोग रखते हैं इसको ऐसे रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ बिहार। और तीसरे नंबर पे हम लोग रखते हैं जो ऐसे रिलेटेड टू सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड डिजिटल इंडिया के अगर रखते हैं तो ये 2 हम लोग साइड में रख सकते हैं। अगर मन करे आपका देखने का तो देख लीजिएगा, नहीं मन करे देखने का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसे में ऑप्शंस रहते हैं अपने पास, दे सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 हो गया, पेपर 1 हो गया, ऐसे हो गया। अब आते हैं ऑप्शनल पेपर्स। तो मैंने पहले ही कहा था कि अपने पास ऑप्शनल पेपर के ढेर बहुत ही बड़ा लिस्ट है। जनरली अगर इसको कैटेगराइज करें तो एक लिटरेचर पेपर, जिसमें कि आपका जो भी लैंग्वेज हो जाता है, बहुत लोग इंग्लिश लेते हैं, कोई हिंदी लैंग्वेज लेते हैं, तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लेते हैं, तो इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। दूसरा आता है सोशल साइंसेस, जिसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, है ना, ये हो गया। तीसरा आता है साइंस, वो जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो गया, जो कोई सिविल इंजीनियरिंग हो गए, मैकेनिकल हो गए, वो भी ले सकते हैं ऑप्शन सब्जेक्ट्स में। उसके बाद आती है बात एक अदर सब्जेक्ट्स में, जैसे लॉ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ऑप्शनल पेपर को टॉपिक वाइज पढ़ें तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अपन ऑप्शनल पेपर के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे। आपका जो भी पेपर है मुझे डालिएगा, मैं उनका एमसीक्यूज़ कोशिश करूँगा कि मोर देन 1000+ एमसीक्यूज़ या फिर टॉपिक्स में कवर करूँ ऑप्शनल पेपर के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। देखिए, बिना स्ट्रेटजी के कोई भी एग्ज़ाम निकाला नहीं जा सकता, वैसे ही बीपीएससी मेंस की बात है। और बीपीएससी मेंस के लिए अपने पास समय बहुत ही कम है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी मेंस इस बार शायद अप्रैल में ही हो जाएगा, 26 जून तक आप लोग का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो अपन क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें, किस बुक को रेफ़र करें, नहीं करें, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम बीपीएससी मेंस लिख रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि भाई ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा एनसीईआरटी रेफ़र कीजिए, है ना। अगर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद समय बच रहा है आपके पास तो अदर स्टैंडर्ड बुक्स जो होता है उसको रेफ़र कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए मैं रेफ़र करता हूँ जनरली डीडी बासु, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। एनसीईआरटी तो मस्ट है, आप एनसीईआरटी देखें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होता है और इससे आप एटलीस्ट फैक्चुअल एंड एनालिटिकल आंसर्स लिख सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ के। दूसरा है कि आपको एक स्टडी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि 10 घंटा पढ़ सकते हैं, कोई 4 घंटा पढ़ते हैं, कोई 3 घंटा पढ़ते हैं। पर्सनली मेरा बात लिया जाए तो मैंने मुश्किल से मेरा जो स्टडी प्लान था, मैं मैक्सिमम 4 आवर पर डे पढ़ता था मेंस के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पूरा पेपर तो कर नहीं पाऊँगा, है ना। मैं कोई बहुत 50-60 बुक तो पढ़ नहीं पाऊँगा। मेरा पहला बार यूपीएससी था, तो मैं बस डेली का 4 आवर डाला। लेकिन इसमें मैं स्ट्रिक्ट था, मैं सुबह मॉर्निंग 4 AM से लेकर के 8:30 AM यहाँ तक पूरा टाइम स्टडी में देता था। इस समय इसके बाद ही मैं ऑफिस करता था, जो भी मेरा काम रहे वो 8:30 के बाद।
फिर 8:30 के बाद अगर मुझे समय मिलता था तो मैं कोई कोर्स का वीडियो लेक्चर कुछ भी देख पाता था, लेकिन 4 घंटे पूरे में बुक्स पे देता था। तो मैं आप लोग से भी यही उम्मीद करूँगा कि आप भी 4 आवर्स लगभग बुक पे दें। अब दूसरा चीज़ आती है प्रैक्टिस राइटिंग। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस अगर आप अभी से नहीं करेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम में जाकर आपकी राइटिंग की स्पीड बहुत स्लो रहेगी, आप उतना लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, आप 67 का उठा लें, 68 का उठा लें, 69 का उठा लें, या आप मॉक पेपर्स उठा लें, किसी भी कोचिंग का प्रैक्टिस करें, एवेल्युएट करवाएं। आप चाहें तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे अपना टेलीग्राम लिंक या फिर व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा। आप वो क्वेश्चंस, मैं आपको मेंस का क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगा। डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस का आंसर्स लिखने हैं, मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप भेज दीजिएगा, मैं उसको रिव्यू करवा के आपको दे दूँगा। वंस अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मोर और लेस आपको लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन तो हर हाल में सॉल्व करने ही करने हैं। एट एनी हो, आपको हर हाल में 5 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, लिखने का स्पीड भी बढ़ेगा। आप चूँकि देखिए दूसरा चीज़ क्या होता है कि आप यहाँ पे जब सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं तो यहाँ पे आप बुक का आंसर नहीं लिख सकते हैं, आप एज इट इज़ बुक उतार के नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने भाषा में आंसर लिखने होते हैं, आपकी जो ऑन लैंग्वेज है उसमें आंसर लिखने होते हैं। आप कोई क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि इस पेपर में फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस कंपलसरी है ना, तो आप अगर क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि 10 का 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। अब 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास तो नॉलेज होना जरूरी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, वो हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स, मैंने पहले भी कहा था कि अभी का करंट अफेयर्स आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आपने प्रीलिम्स में जो भी करंट अफेयर्स देखा है उसके अलावा प्रीलिम्स में आपने हो सकता है कि 1 लाइनर करंट अफेयर लिया होगा, 1 लाइनर, या फिर आप स्पीडी पढ़े होंगे, एरिटेरिया पढ़े होंगे, परफेक्शन पढ़े होंगे, कोई भी करंट अफेयर्स पढ़े होंगे जो कि 1 लाइनर इन नेचर रहा होगा, तो वो अभी आपको उतने काम में नहीं आएंगे। आपको हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग रामसर साइट की बात करें तो जमुई में जो भी हुई थी, आप अगर उनके बारे में सिर्फ इतना पता कर लेते हैं कि वो जमुई में है, इससे काम नहीं चलने वाला है। वहाँ का फ्लोरा, फूना एंड जोग्राफिकल लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज दिस टॉपिक रियली गुड स्कोरिंग फॉर यू। ये आपके लिए एक अच्छा स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर है 7780066594, 7780066594, या आप नेशनल बुक इंटरप्राइजेस, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। थैंक यू। कोशिश तो की है, देखिए लास्ट में ना एक वो हटाना पड़ेगा, एक लाइन, वो नेशनल बुक इंटर